एंड जय हिंद स्टूडेंट, लेट्स बिगिन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हाँ, डिस्पर्जन। क्या डिस्पर्जन मतलब? फैलना, मतलब अपनी मीन पोजीशन से वेरी करना। जी हाँ, एक किसान क्या करता है? हाँ, एक किसान क्या करता है, जब खेतों में बीज उसे दूर दूर तक फेंकना होता है तो अपने हाथ में क्या करता है, ढेर सारी बीज उठाता है और उसे, देखिए मेरे हाथ को, ऐसे करके एक साथ क्या करता है, उछाल देता है अपने खेतों पे, और वह सीड दूर दूर तक छटक के क्या हो जाती है, फैल जाती है। हम इसे कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। हाँ, कैटरिंग कर दिया, अपनी मीन पोजीशन से अपने से दूर दूर जगह तो क्या कर दिया, डाटा को फैला दिया। बस इसी का मेजर है डिस्पर्जन। तो जब हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं तो इसका मतलब है एक ऐसी वैल्यू जो बहुत सारी गिवन डाटास का एक बीच का नंबर है। हम इसे एवरेज के नाम से जानते हैं, हाँ, जिसको मीन बोलते हैं। मीडियन भी एक टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है या मोड है। बट अब हम बात कर रहे हैं उसके भी आगे, है डिस्पर्जन। Dispersion is extent to which the values of the series tend to disperse from each other. Disperse मतलब scatter और move away from each other. नहीं समझे? आइए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। अगर कहीं पर गिवन वैल्यूज दी हुई है, लेट्स अज्यूम 5, 6, 7, 8, 9। आप तो कहेंगे सर ये तो एक सीरीज में आपने नंबर लिख लिया है। हाँ, मैंने अभी असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इसका मीन क्या है तो आप मुझे बहुत आसानी से कह सकते हैं कि सर इसका मीन, हाँ, इसका एवरेज है 7। तो ये 7 से 5 की कंपैरिजन करेंगे तो 5 इससे क्या है, 2 पोजीशन लेफ्ट में है, जबकि 9 इसका 2 पोजीशन राइट में है। तो ये क्या है, ये जो संख्या है 2 + 2 माइनस, यही बता रहा है कि इसका कितना डिस्पर्जन है। तो इसी को, हाँ, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, मीन चाहिए। तो डिस्पर्जन क्या है, डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डाटा टेंड्स टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड एज वेरिएशन और डिस्पर्जन ऑफ डाटा। डेफिनेशन याद कर लीजिएगा क्योंकि ये डेफिनेशन आपको हेल्प करेगी। तो कहां काम आता है डिस्पर्जन? हाँ, रियल लाइफ में भी बात करेंगे और स्टैटिस्टिक्स में भी बात करेंगे। डिस्पर्जन से किसी भी डाटा का एस्टिमेट और रिलायबल हो जाता है। कुछ एग्जांपल देता हूं कहां कहां यूजफुल होती है। जो वर्कशॉप्स होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, वहां जो जो प्रोड्यूसर होता है वो अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी को, उनकी प्रोडक्टिविटी को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। क्या देखता है कि मेरे वर्कर ने जो गुड्स बनाया है वो हमारे द्वारा दिए गए स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं, है ना। अपने जो बेंचमार्क उन्होंने दिया था किसी पर्टिकुलर चीज को बनाने का, क्या वैसा गुड्स बना पा रहा है या उससे क्या कर रहा है, दूर बना पा रहा है, अवे बना पा रहा है। ये भी चेक करना होता है कि कुछ कंपनियां जहां पे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स लगने होते हैं, हाँ, कार कंपनी का एग्जांपल ले लो, टायर लगना है, ग्लासेस लगने हैं, एसी लगना है, सीट लगनी है, इंजन लगना है, तो अलग अलग पार्ट्स लगने हैं। तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स की क्वालिटी एक जैसी होनी चाहिए, इसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो ये चेक करता है डिस्पर्जन। और किसमें मदद करता है, देश की इनकम एंड वेल्थ में कितना डिस्पर्जन है, क्या बहुत वाइड गैप ऑफ रिच एंड पुअर तो नहीं है। तो देखा, देश की इकोनॉमी में भी बहुत काम आता है। और ये भी हेल्प करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ ही इंडस्ट्रीज मोनोपोली पावर गेन कर गई हैं, कुछ ही, हाँ, प्रोड्यूसर्स बड़े प्रोड्यूसर्स बन गए हैं और पूरी इकोनॉमी में क्या कर रहा है, प्रोडक्शन को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो डिस्पर्जन होना चाहिए, है ना। वहां अच्छा है जहां स्कैटर्डनेस है इसमें। और प्राइजेस ऑफ द शेयर्स को या प्राइजेस ऑफ द सिक्योरिटीज को, इसको भी जानने में मदद करता है डिस्पर्जन, क्योंकि जितना स्कैटर्ड वैल्यूज होंगी उतना रिस्क आपके ऊपर कम होगा। तो कई चीज में काम आने वाला है डिस्पर्जन। आइए, एक अच्छे डिस्पर्जन का नंबर या वैल्यू जो होती है वो कैसी होती है। हाँ, डिस्पर्जन कई टाइप का है, आप अब पढ़ने वाले हैं। इसके बाद रेंज है, क्वार्टाइल है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, यह सब हम पढ़ेंगे आज। तो एक अच्छा डिस्पर्जन की जो नंबर है, जो वैल्यू है,
वो चेंज नहीं होनी चाहिए, रिजिड होना चाहिए। रिजिड मतलब होता है फिक्स, फिक्स रिजिडली डिफाइंड होनी चाहिए, अर्थात उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक डिस्पर्जन को समझना, हाँ, किसी को भी उसकी वैल्यू को समझना इजी होना चाहिए। और तो और डिस्पर्जन में जो वैल्यू निकाली गई है, जो नंबर दिया गया डिस्पर्जन का, वो बेस्ड ऑन ऑल डाटा आना चाहिए, ताकि वो एकदम सेंट्रल वैल्यू से कंपैरेटिव हो। ठीक है, और क्या होना चाहिए, डिस्पर्जन के जो नंबर का इफेक्ट, हाँ, एक्सट्रीम वैल्यूज पे नहीं पड़ना चाहिए। एक्सट्रीम वैल्यूज अर्थात फर्स्ट और लास्ट, या सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को हम एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं। तो जो डिस्पर्जन का नंबर हो वो उसके द्वारा अफेक्टेड ना हो, हाँ, उसका उस पर कोई असर ना पड़े। आप एक्सट्रीम वैल्यू और बढ़ा लीजिए, फिर भी जो डिस्पर्जन की वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। और एक और कर सकते हैं, हाँ, वैसे आप देखेंगे तो आपको हेडिंग ज़्यादा ध्यान देनी है, आप उसके पॉइंट्स को अपने वर्ड्स में एलेबोरेट कर लीजिए। हाँ, मैंने तो कोशिश की है कि अपनी सिंपल लैंग्वेज में उसका वर्ड लिख दूँ। हेडिंग पर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डू नॉट चेंज इट। ये हेडिंग अब अगर आप सेम लिखेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट द फुल मार्क्स। तो क्या ध्यान देना चाहिए, इट शुड नॉट वेरी वाइडली, यानी डिस्पर्जन की जो वैल्यूज हैं वो बहुत वेरी वाइडली नहीं करनी चाहिए विद डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स। अगर सोचिए अलग अलग ग्रुप से सैंपल्स निकाले गए हैं, हाँ, अलग अलग ग्रुप से सैंपल निकाले गए हैं, तो उनके डिस्पर्जन की वैल्यू भी एक जैसी ही आनी चाहिए। और लास्ट करते हैं एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। तो डिस्पर्जन की जो वैल्यू होनी चाहिए उसके साथ हम और कोई ट्रीटमेंट करना चाहें, हाँ, जैसे उसमें कुछ और कैलकुलेशंस करना चाहें तो वो संभव हो, तब उस डिस्पर्जन की वैल्यू को एक अच्छा डिस्पर्जन मानते हैं। आइए एक और लास्ट पॉइंट, इजी टू कैलकुलेट। एक डिस्पर्जन की वैल्यू अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी कैलकुलेट करने में, हाँ, जिसमें बहुत आपका टाइम एंड एनर्जी लगेगा, तो वो शायद मुझे लगता है लोग करना पसंद नहीं करेंगे। ऐसा डिस्पर्जन हो जो जल्दी से निकाला जाए। वैसे मैं बता दूं सबसे आसान डिस्पर्जन है रेंज निकाल। आइए डिस्पर्जन को दो तरीके से मेजर करते हैं, एक एब्सोल्यूट वैल्यू से और एक रिलेटिव वैल्यू से। जब हम एब्सोल्यूट की बात करते हैं तो किसी भी नंबर को, हाँ, ओरिजिनल यूनिट्स में ही एक्सप्लेन कर देना। क्या चीज, ओरिजिनल यूनिट्स में ही एक्सप्लेन कर देने को कहते हैं। ओरिजिनल यूनिट ये सब क्या होता है सर? आओ मैं आपको रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। आपके क्लास में एक टेस्ट हुआ, ध्यान से सुनिएगा। आपके क्लास में टेस्ट हुआ, हाँ भाई, इकोनॉमिक्स का ही पेपर हुआ, और आपके क्लास में जो मार्क्स था वो 100 मार्क्स था, जिसका ये पेपर था। ठीक, 3 घंटे का पेपर, 100 मार्क्स का पेपर। चलिए यहाँ तक तो बात ठीक है सर। अब मार्क्स पूरे क्लास का किसी का 90 आया होगा, तो किसी का 30 भी आया होगा, कोई 10 भी पाया होगा, कोई 80 भी पाया होगा, यही रहा होगा। तो वाइड फ्लक्चुएशंस रही होगी, तो ये तो डाटा हो गई। पर अगर जब इसका हमने मीन निकाला, मैंने देखा कि पूरे क्लास का एवरेज मार्क्स कितना है। लेट्स अज्यूम कि क्लास का एवरेज मार्क्स है 60, मतलब हाईएस्ट डाटा और लोवेस्ट डाटा में वेरिएशन कितना है। हाईएस्ट डाटा है फॉर एग्जांपल 90, तो ऊपर की तरफ कितना है, +30 है, तो ये वेरिएशन 30 मार्क्स का वेरिएशन है। तो ये वैल्यू क्या बताती है, एब्सोल्यूट वैल्यू बताती है। अगर मीन 60 है और हाईएस्ट मैंने एग्जांपल दिया, एक्सट्रीम वैल्यू कितनी है, 90 है, 90 से ऊपर कोई नहीं पाया है, तो 30 मार्क्स का क्या है, वेरिएशन है कि नहीं है। तो ये बताता है, एब्सोल्यूट चीजों में बताता है, हाँ, इसीलिए कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू में जब हम बात करेंगे, हाँ, तो आएगा रेंज, आएगा क्वार्टाइल डेविएशन, और एवरेज डेविएशन के अंदर आएगा मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सब हम न्यूमेरिकली भी समझेंगे, बट अभी हम आपको पहले इसका कंसेप्ट बता दें, इसके पीछे थ्योरी बता दें, तब आपको इसके पर न्यूमेरिकल एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स आपको आज बताएंगे। तो अगला टर्म कौन सा है, रिलेटिव। रिलेटिव में जब भी आप कंपेयर करते हैं एक डाटा को किसी दूसरे डाटा से, हाँ, वैल्यू परसेंटेज में निकाल दो, तो वो बन जाती है रिलेटिव। आइए सबसे पहले बात करते हैं रेंज की। रेंज सबसे सिंपल, सबसे कॉमनली, सबसे आसानी से किया जाने वाला एक डिस्पर्जन है। रेंज में के लिए एक बहुत आसान तरीका है, आप बस किसी भी गिवन वैल्यूज में से हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू कर दो, आपको रेंज आ जाएगी। हाँ, मैं एक नंबर दे रहा हूं 5 6 7 8 9। हाँ हाँ, ये एक गिवन डाटा है। लेट्स अज्यूम ये डाटा है
चलो ये डाटा है, लेट्स से शू साइज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, ठीक है, आपके क्लास के स्टूडेंट्स की शू साइज है, हाँ जूतों की साइज, किसी की साइज 5 है, किसी की 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, हाँ 9 से बड़ा कोई नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो अब फिर से आ जाते हैं, मीन की बात करते हैं, तो इसमें मीन साइज क्या है, ये है, पर रेंज का इससे कोई लेना देना नहीं है। रेंज में क्या करना होता है, सबसे आसान होता है, हाईएस्ट वैल्यू क्या दिख रही है आपकी, हाईएस्ट वैल्यू आपको दिख रही है 9, तो हाईएस्ट वैल्यू 9, लोएस्ट नंबर 5, आप पुट करिए फॉर्मूले में 9 हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 5, तो रेंज इज 4, खत्म। कितना आसान है, ये है एब्सोल्यूट, ठीक है, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन। तो रेंज को इंडिविजुअल में भी निकाला जा सकता है, जैसे अभी हमने निकाला, रेंज को डिस्क्रीट में भी निकाला जा सकता है। सर डिस्क्रीट क्या होता है, डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी और साथ में वेरिएबल दोनों होगा, क्या होगा, रेंज में फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल दोनों होगा। आइए देखते हैं एक डिस्क्रीट डाटा, डिस्क्रीट डाटा के अंदर आपको एक वेरिएबल मिलेगा, जैसे मैंने लिखा है, आप देख पा रहे हैं वेरिएबल मैंने लिखा है x और दूसरा मैं लिख रहा हूं f। x कुछ भी हो सकता है, हाँ वेट हो सकता है, एज हो सकता है, हाइट हो सकती है, पर जो भी होगा वो वेरिएबल होगा। और f क्या करेगा, नंबर ऑफ, क्या बताएगा, उसकी संख्या बताएगा, नंबर ऑफ रिपीटिशन बताएगा, कितनी बार वह डाटा रिपीट हो रही है, ठीक है, मैंने लिख दिया नंबर ऑफ रिपीटिशन, आम भाषा में इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बताएगा। लेट्स से ये है एज, हाँ मैं आपके क्लास का ले रहा हूं एग्जांपल, तुम्हारे क्लास में एज का एग्जांपल ले रहा हूं, तुम्हारे क्लास में 14 साल के कितने बच्चे हैं, मैंने अपने मन से कहा 5 बच्चे हैं, ये एग्जांपल है, रियल से मत ध्यान देना। 15 साल के कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। 16 साल के कितने बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं। 17 साल के कितने हैं, शायद ये भी कुछ हैं, हाँ चलो 4 हैं। 18 साल के कितने हैं, कोई एक लड़का है, चलो, तो मैंने आपको क्या दे दिया, डिस्क्रीट दे दिया। ऐसी डाटा को कहते हैं डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट शब्द का मतलब होता है डेफिनाइट जंप। क्या क्या होता है इसके अंदर, एक वेरिएबल होता है, जैसे x के रूप में मैंने रिप्रेजेंट किया, और इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, पहचान होती है। आपको इसका रेंज निकालना है, तो आपको रेंज निकालने के लिए बिना फ्रीक्वेंसी को ध्यान दिए, फ्रीक्वेंसी को मत देखो, सीधे हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कर दो। आपका हाईएस्ट दिख रहा है 18, हाँ हाईएस्ट आपका दिख रहा है 18 और लोवेस्ट दिख रहा है 14, सिंपल, आपका रेंज आ गया, 4, काम खत्म। ये है डिस्क्रीट में। सर कंटिन्यूअस में क्या होगा, आइए कंटिन्यूअस को देखने के लिए आपको कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल मुझे दिखाना पड़ेगा। कंटिन्यूअस क्या होता है, हाँ एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी होती है कंटिन्यूअस, क्या चीज, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी होती है। इसमें क्या दिया होता है आपको, इसमें दिया होता है क्लास इंटरवल, एक रेंज ऑफ वैल्यू दी होती है। हाँ मान लेते हैं ये आपके क्लास में मार्क्स मिले हैं, आपको क्या मिले हैं, क्लास में एग्जाम हुआ और उसमें मार्क्स मिले हैं, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। लेट्स अज्यूम 0 से 20 मार्क्स पाने वाले बच्चे कितने हैं, 3 हैं। 20 मार्क्स में से 40 मार्क्स, सिमिलरली 40 से 60, 60 से 80 एंड लास्ट 80 से 100, ठीक है, ये मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स हैं जो मैंने अज्यूम्ड लिख दिया अपने मन से। अब इसमें क्या करना है, अगर आपको इसमें रेंज निकालना है, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की पहचान है कि डाटा यहां से यहां तक कंटिन्यू रहती है, 0 से लेके 20 तक। तो इस केस में बस आपको 2 मेथड में से एक मेथड रेंज लगाना है। हम फर्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड में रेंज निकालने के लिए आप सबसे फिर से फ्रीक्वेंसी को इग्नोर कर दीजिए। क्या मैंने कहा, फ्रीक्वेंसी को इग्नोर कर देंगे रेंज निकालते समय। आप फर्स्ट मेथड में रेंज की फॉर्मूला है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, काम खत्म। दैट मीन्स आप 100 माइनस 0 कर दीजिए, आपकी रेंज आ गई। क्या सर यही है, हाँ यही है। आइए सेकंड मेथड देखें। सेकंड मेथड में थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है।
आपको फ्रीक्वेंसी तो नहीं देखनी है, ये तो पक्की बात है, बट आपको इसका मीन वैल्यू लेनी है। क्या मैंने कहा? का मिडिल टर्म लेना है। इसका मिडिल टर्म जानते हैं क्या आएगा? इसका मीन वैल्यू मिडिल टर्म आएगा। मिडिल टर्म निकालना बहुत आसान है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके अपॉन 2। हाँ, मैंने सिंबल लगा दिया m, यहाँ पे m आएगा 10 और यहाँ पर लास्ट वाले में m कितना आएगा? m इज मिडिल टर्म कितना आएगा? 80 प्लस 100, 180 हो गया। 80 प्लस 100 180 हो गया। 180 अपॉन 2 कितना आ गया? 90। तो आप ये मेथड भी लगा लेंगे, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। पर हाईएस्ट क्या ले रहे हैं? हाईएस्ट क्लास इंटरवल का मीन वैल्यू ले रहे हैं। ये है क्लास इंटरवल, इसका मीन वैल्यू है 90। तो 90 माइनस 10, योर आंसर इज 80। हाँ, कह सकते हैं कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों मेथड रेंज का सही है। ठीक है, ये सिर्फ कंटिन्यूअस में आपको 2 आंसर आ सकते हैं। बोथ मेथड आर करेक्ट। आपकी बुक में दोनों मेथड दिए हैं। आइए वापस ले चलता हूं, रेंज आपने समझ लिया होगा। आइए अब आपको ले चलते हैं मेथड 1 मेथड 2, मैंने दोनों बता दिया है। रेंज के कुछ मेरिट्स की मैंने कहा रेंज सबसे आसान है, क्योंकि आपने देखा झटपट आपने रेंज फिनिश कर दिया। रेंज आसान है, इजी टू कैलकुलेट है, सिंपल है और इसके बहुत सारे यूज हैं। जैसे शेयर मार्केट में शेयर प्राइसेस को जानने में मदद करता है, कंपनी के प्रोडक्शन में क्वालिटी कंट्रोल करने में मदद करता है। आइए, कुछ बुराई भी है। सबसे बड़ी बुराई क्या है? इसकी जो वैल्यू है वो रिजिड नहीं, हाँ, नॉट रिजिडली डिफाइंड है। इसका मतलब रेंज का कोई प्रिफराइज डेफिनेशन नहीं है। रेंज कंटिन्यूअस डाटा में तो देखिए 2 अलग अलग वैल्यू शो कर रहा है। एक ही क्वेश्चन है, 2 रेंज निकल रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ? अरे एक रेंज होना चाहिए ना। तो ये एक बुराई है। दूसरा है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यू, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वैल्यू देखता है, तो अच्छा वेरिएशन नहीं बता पाता। इसका रेंज अनस्टेबल वैल्यू बताता है, क्योंकि सिर्फ 2 वैल्यू लेता है ना, इसीलिए जो वैल्यू है क्या है? अनस्टेबल है। इसका मतलब बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो आइडियल या गुड डिस्पर्शन के अंदर जो हमने डिस्कस किए थे वो वैल्यू पॉइंट इसमें अंदर नहीं है। याद होगा ना, गुड डिस्पर्शन में क्या होना चाहिए? उसमें था इट शुड बी स्टेबल, पर ये स्टेबल नहीं है। और एक प्रॉब्लम है इररिलेवेंट फॉर ओपन एंडेड। ओपन एंडेड, हाँ, जिसमें अपर लिमिट या लोअर लिमिट क्या होती है? एंड नहीं हो रही होती है। अगर वहां पे लिखा होता है जैसे फॉर एग्जांपल 0 to 10 है ना, 10 to 20, पर लास्ट में लिख दिया है मोर देन 20। अब मोर देन 20 में तो कहीं बता नहीं रहा है, मोर देन 20 में क्लास इंटरवल कहां तक जाएगा? तो ये ओपन एंडेड है। तो इसमें आप क्या करोगे? नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि क्लास बाउंड्री नहीं दी। और सबसे बड़ी समस्या क्या है? नॉलेज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीरीज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीरीज कैसा रहा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। इसका मतलब बुराइयां ज्यादा ही है। ध्यान दिया कि नहीं आपने? अच्छाई तो 3 थी, बुराई हमने डिमेरिट्स आपको 5 बता दिए। चलो, क्या आपको सब याद करने हैं? क्या कहते हो? हाँ, आप कोशिश करिए कि आपको एटलीस्ट 3 मेरिट्स तो 3 डिमेरिट्स याद हो, ठीक है? उससे कम ना करिए। आइए, अगला टर्म आ रहा है क्वार्टाइल डेविएशन। सर ये क्वार्टर होता क्या है? हाँ, क्वार्टर इज 1/4, 1/4। मैं आपको सर्कल से समझा दूंगा कि क्वार्टर क्या होता है। ये एक सर्कल है सर, हम लोग जानते हैं। ये रहा इसका रेडियस, और आप इसको अगर एक ऐसा हिस्सा करें जिसमें राइट एंगल बन रहा हो, तो ये 1/4 हिस्सा होगा। क्या हिस्सा होगा? 1/4 वैल्यू होगी। इसी को हम कहते हैं क्वार्टर। तो बाकी क्या है? 3 क्वार्टर। तो इसका मतलब है एक फुल वैल्यू को क्वार्टर 4 हिस्सों में बांटू। ये रहा पहला क्वार्टर, हम लोग इसको Q1 के नाम से दे सकते हैं। ये रहा दूसरा क्वार्टर, जिसमें पहला इंक्लूडिंग है Q2, और ये रहा Q3। आखिरी मत कहिएगा कि Q4 भी है सर, क्योंकि आपको यूज करना है पहले क्वार्टर का, जिसे हम कहते हैं लोअर क्वार्टाइल, और इसे कहते हैं अपर क्वार्टाइल। ये 1/4 के बराबर होता है। ये जो Q1 है, सॉरी Q2 है, ये मीडियन है। क्या है?
हाफ की वैल्यू के बराबर होता है। ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा है ऊपर, हाफ लिखा है। और ये रहा अपर क्वार्टाइल। हाँ, अपर क्वार्टाइल किसके बराबर होता है? 3/4 के बराबर होता है, 3/4 के बराबर होता है। तो इसमें से साबित होता है कि क्वार्टर जो है, हाँ क्वार्टर 4 इक्वल क्या करता है? डिवीजन करता है एक फुल वैल्यू। ठीक है, आइए समझते हैं थोड़ा सा क्वार्टाइल का रेंज। वर्ड है इंटर क्वार्टाइल रेंज, फॉर्मूला है Q3 दैट इज अपर क्वार्टाइल। Q3 किसे कहते हैं? ये रहा सिंबल Q3, इसे हम कहते हैं अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। एक तरह से देखा जाए ये 75% है किसी भी चीज का, ठीक है, 3/4 है और ये 1/4 है। इन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं क्वार्टाइल रेंज। अगर इसी में आगे क्वार्टाइल डेविएशन शब्द का इस्तेमाल कर दे तो क्या हो जाएगा? तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा Q3 माइनस Q1, मतलब क्वार्टाइल रेंज तो निकालना है और अपॉन 2 भी करना है। तो एक और नाम से जाना गया है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी मतलब हाँ हाफ, किसी का भी सेमी कर दो मतलब हाफ कर दो। आइए समझते हैं कि मेरिट्स और डिमेरिट्स। सबसे पहले मेरिट्स की बात करते हैं। तो क्वार्टाइल डेविएशन भी बहुत आसान है, सिंपल है, कैलकुलेट करना आसान है। इसमें जो एक्सट्रीम वैल्यू है उसका इसको इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मीडियन की तरह होता है। हाँ, मीडियन की तरह होता है, इसीलिए इसको कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और ओपन एंडेड की जो प्रॉब्लम आ रही थी रेंज में, ओपन एंडेड सीरीज में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसको एंड टर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब है कि एक बहुत ही यूजफुल तरीका है किसी के सेंट्रल पार्ट को समझने का। अब बुराई नहीं, अगर अच्छाई बताया है तो क्या कहते हो, बुराइयां तो होगी ना इसमें भी। तो अपर और लोअर क्वार्टाइल, हाँ ये दोनों नॉट रिजिडली डिफाइंड है। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यूज चेंज होती रहती है, जैसे n/4 होता है या n+1/4 होता है। क्यों भाई दो बार वैल्यू क्यों लेते हो? एक ही लो, n/4 लो या n+1/4 लो, दोनों क्यों लेते हो? कभी इवन फॉर्मूला आता है तो n/4 लेते हैं, क्या कहते हैं, हाँ न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे इस पर। और नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज का मतलब है इसकी वैल्यूज सबको नहीं लेती है, बीच के 50% की ही वैल्यू को लेती है। इसकी एक और प्रॉब्लम है कि इसमें स्टेबिलिटी नहीं है। इसका मतलब है कि ये सेम पॉपुलेशन को अगर डिवाइड किया जाए अलग अलग क्वार्टर में तो वैल्यूज हर बार अलग अलग आए, ठीक है। और इसमें फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, इसके अलावा का और कोई हाँ कैलकुलेशन ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। ये बहुत बड़ा डिमेरिट। आइए अगला वैल्यू पढ़ते हैं, मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन। मीन से हम कितना मूव अवे कर गए, किसी भी वैल्यू का मीन निकाला और मीन से जब कितना अवे चले गए इसको मेजर करता है, ठीक है। तो मीन डेविएशन, आइए मीन डेविएशन के लिए क्या करना पड़ता है, आपको मीन होना जरूरी है। पहले सिंबॉलिकली लिखेंगे तो फॉर्मूला ये आ जाएगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, समेशन x माइनस एक्स बार दैट इज x माइनस एक्स मीन अपॉन n, ये फॉर्मूला है। हाँ भी हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। पहले हम आपके लिए साथ पूरा थ्योरी का कंसेप्ट पूरा कर रहे हैं और न्यूमेरिकली के लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए, हाँ सेपरेट एक्सक्लूसिव वीडियो होगा जिसमें हम पूरा न्यूमेरिकल आपको करके भी दिखाएंगे। आइए मेरिट्स डिमेरिट्स समझ लें। अगेन जब हम मीन डेविएशन की बात करते हैं ये बहुत सिंपल है। इसमें जो डेफिनेशन थी इसकी, हाँ वो फिक्स है, इसके फॉर्मूले फिक्स हैं, इसमें कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। इसमें भी एक्सट्रीम वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और ये डेफिनाइट है, हाँ स्टेबल वैल्यू दे सकता है। बुराई क्या है, इसको फर्दर कोई आप और एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, कोई नया वैल्यूज नहीं निकाल सकते। और प्रॉब्लम क्या है, नॉट वेल डिफाइंड। सर अभी तो आपने बोला था वेल डिफाइंड है, तो नॉट वेल डिफाइंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो मीन डेविएशन निकाला गया है वो अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। कभी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल सकते हैं, कभी मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकाल सकते हैं, और तो कभी कभी मोड से भी निकलता है। हाँ मीन डेविएशन तीनों से निकल सकता है, तो ये प्रॉब्लम है, ये वाली डेफिनेशन की प्रॉब्लम है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन में प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग से प्रॉब्लम है। और लास्ट में फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, और इसके आगे कोई और ट्रीटमेंट करना चाहें, कोई और कैलकुलेशंस इसके अंदर और पॉसिबल नहीं है। जो फॉर्मूला दिया है वो रिजिडली डिफाइंड है। चलिए आखिरी टाइप का डेविएशन जानने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेविएशन है। कह सकते हैं एवरेज ऑफ डेविएशंस, डेविएशंस का सम टोटल कर दो और उसका भी अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कर दो, उसे कहते हैं
तो एक तरह का फॉर्मूला भी है इसका, यही फॉर्मूला भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशंस मेजर्ड फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। अर्थात अर्थमेटिक मीन से जो डेविएशन निकाला गया उसका भी अगर स्क्वायर रूट कर दें तो निकलेगा। ठीक है, इसको कार्ल पियर्सन जी ने, हाँ कार्ल पियर्सन ने निकाला था और नाम दिया था रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। हाँ, ये इसका नाम भी है और इसका काम भी है, यही करना भी है इसमें। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंस बता दें, मेरिट्स बता दें। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि ये रिजिडली डिफाइंड है, इसकी डेफिनेशन और इसका कंसेप्ट एकदम क्लियर है, इसमें कोई वैल्यूज़ में चेंजेस नहीं आता है एक बार, और इसमें सारे डाटा को इस्तेमाल करते हैं। इसमें सैम्पलिंग की वजह से डाटा चेंज नहीं होगी, अगर आप सैम्पलिंग मेथड से भी करेंगे तो भी इसका आंसर सही आएगा। एक प्रॉब्लम जो सब में थी वो इसमें नहीं है, फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट किसी में नहीं कर पा रहे थे, मीन डेविएशन पे नहीं कर पा रहे थे, रेंज में नहीं कर पा रहे थे, क्वार्टाइल में नहीं कर पा रहे थे, पर स्टैंडर्ड डेविएशन में देखिए, हाँ ये बड़े कमाल की चीज है, इसके अंदर फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट और आगे का ट्रीटमेंट इसके अंदर पॉसिबल है। और तो और इसकी जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट वैल्यू है, इसका मतलब है इट कैन बी यूज्ड इन सैम्पलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, आगे और बहुत सारे स्टैटिस्टिकल वैल्यूज हैं, टूल्स हैं जिनमें इसको लगाया जा सकता है। तो बड़े कमाल का है ये। हाँ, इसकी आगे बहुत आगे क्या करने में जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन को बहुत अच्छे से करना है। बुराई क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, थोड़ा रूट स्क्वायर रूट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, मैथमेटिकल थोड़ा सा आप अच्छे होने चाहिए, तभी आपको ये चैप्टर ये टॉपिक अच्छा लगेगा। और एक्सट्रीम वेटेज, ज़्यादा वेटेज किस पे दिया जा रहा है, एक्सट्रीम वैल्यूज पे दिया जा रहा है। ये एक दो बुराइयां हैं, तो बुराइयां सबसे कम बुराइयां हैं, दो बुराई, और अच्छाई सबसे ज़्यादा है स्टैंडर्ड डेविएशन, सबसे बेस्ट इसीलिए इसका है स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी तक हमने जितने भी पढ़े वो सब रिलेटिव नहीं थे, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन थे। तो हमने तो रिलेटिव मेथड भी बताया था आपको, तो रिलेटिव मेथड में कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन इसका दूसरा क्या वर्ड है, हाँ, क्योंकि हम इसमें जो एब्सोल्यूट वैल्यू आई अगर उसी को मीन से कंपेयर कर दे तो हमने क्या किया, रिलेट किया ना उसको, इसका नाम है रिलेटिव। देखिए एब्सोल्यूट जो भी वैल्यू आ गई डिस्पर्जन की उसको डिवाइड बाय एवरेज कर दो। ठीक है, आइए इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी है, बहुत आसान फॉर्मूला है। रेंज तो आपने मेरे साथ पढ़ लिया था, आपने रेंज पढ़ा था हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, अगर इसी को हाईएस्ट प्लस लोएस्ट से डिवाइड कर दें तो इसका नाम हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। एक बार हाईएस्ट माइनस लोएस्ट जो कि रेंज था अपॉन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। ज्यादातर जब भी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे तो उसकी वैल्यूज डेसिमल में आ रही होगी। इसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 माइनस Q1 तो पढ़ा था आपने, है ना, यहां तक तो पढ़ा था। अब आगे क्या कर लिया हम लोग ने, Q3 प्लस Q1 से डिवाइड करना, तो ये बन गया। अगेन ये सब क्या है, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट तो इतना है सिर्फ Q3 माइनस Q1, दैट इज अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। और देखिए कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, मीन डेविएशन जो आपने निकाला है उसको मीन से डिवाइड कर दो, काम खत्म। ये x जो दिख रहा है एक्चुअली ये x नहीं है, एक्चुअली ये x बार है। हाँ, x बार एक्चुअली मीन का सिंबल होता है, दैट मींस मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। हाँ, अगर आपसे कहेगा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, इसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कहेगा तो मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन। क्या मोड नहीं हो सकता, जरूर हो सकता है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड दिया होगा तो आपका वैल्यू होगा मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मोड, क्योंकि आपने उसमें मोड का इस्तेमाल किया होगा मीन डेविएशन निकालने के लिए। हाँ, और लास्ट में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। ये x दिख रहा है आपको, प्लीज x मत देखिएगा इसको, ये x नहीं है, x बार है। x बार एक्चुअली क्या है, मीन का सिंबल होता है। ये x पे बार लगा देते हैं ना, क्योंकि हाँ ऐसा सिंबल अवेलेबल नहीं था मेरे पास जब ये नोट्स बनाया जा रहा था, तो इसीलिए हम लोगों ने x लिख दिया था। एक्चुअली में ये x बार है जिसको मीन या आम भाषा में एवरेज बोलते हैं। मीन बोले या एवरेज बोले, समझ गए, डोंट बी मीन। हाँ, मजाक मजाक में हम लोग कह देते हैं ना, वो मीन सेल्फिश वाला मीन होता है ना, बट यहाँ मीन क्या है, स्टैटिस्टिक्स वाला मीन है। तो ये मीन है, और इसी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी एक फॉर्मूला, बहुत आसान फॉर्मूला, इसी को रिपीट करने वाला है। कोएफिशिएंट ऑफ, जब वेरिएशन निकालेंगे तो आप जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल चुके हैं, ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन, सिंबल से देख लीजिए, अपॉन इनटू 100, दैट मींस स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। यहां तक तो आपने निकाल दिया था, अब इसको क्या करना है,
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो इनटू 100 भी कर देंगे। बस मल्टीप्लाई बाय 100 करने से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू परसेंटेज में आएगी। इससे पहले हमने यही किया था स्टेप, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन किया था, देखिए ध्यान से, पर इनटू 100 किया था क्या, नहीं किया था, बस इसमें इनटू 100 कर दिया, तो इसीलिए इसका नाम हो गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एंड लास्ट है लॉरेंस कर्व। अगर हम डिस्पर्जन को ग्राफ के थ्रू, एक पिक्चर के थ्रू समझना चाहते हैं तो लॉरेंस कर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉरेंस कर्व हेल्प करता है डिस्पर्जन को ग्राफिकली अंडरस्टैंड करने। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर लाइक प्रेस करोगे, यस लिखोगे कि समझ में आ गया, तो मैं आगे आपके लिए और ढेर सारे कंसेप्ट बनाऊंगा, वरना चलो बाय फ्रॉम नाउ।